ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय आज एक बार फिर आपके सामने आई हूँ। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हम लोग जो ग्लेशियर्स है उसके द्वारा जो लैंड फॉर्म बनते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस बारे में जान रहे हैं। तो उसी क्रम में कुछ रह गए थे, यानी कि जो इरोजनल लैंड फॉर्म थे वो कुछ रह गए थे, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो है हम लोग डिपोजिशनल लैंड फॉर्म यानी निक्षेप के द्वारा, मलबा का जो निक्षेप होता है उसके द्वारा जो लैंड फॉर्म बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो जहां तक आप लोग को पता है वो है रास मुटो ने, यहाँ तक मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो आता है जो लैंड फॉर्म, इरोजनल लैंड फॉर्म बनता है ग्लेशियर्स के द्वारा, हिम नदियों द्वारा, वो है आपका हिम सोपान। जैसा कि लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा माउंटेन है, वो स्टेप बाय स्टेप जो है दूर से देखने पे जैसे कोई बहुत बड़ा सीढ़ी नुमा आकृति होती है। तो उसमें देखने से ये लगता है कि जैसे कोई नॉर्मल इंसान के लिए, मानव के लिए सामान्यतः उसका उपयोग नहीं किया जाता है। किसी दैत्य के लिए या जो राक्षस होते हैं उस पे उतने बड़े बड़े जो उसके पैर होते हैं वो चलते हैं, क्योंकि वो उसका आकार सीढ़ी जैसा होता है, इसलिए उसको दैत्याकार सोपान भी कहते हैं। और उसी क्रम में वहां पे एक झील बनती है जिसको पैटरनास्टर झील भी बोलते हैं। अब ये बनता कैसे है कि जैसे मैंने आपको क्लिप बताया था, जब मैं सी वाटर के बारे में बता रही थी तो क्लिप मैंने आपको दिखाया भी था कि वो बनता कैसे है, दिखता कैसे है। तो उसका जो ढाल एकदम खड़े ढाल वाला क्लिप होता है, तो उसका जो आधार होता है, जो बेस होता है क्लिप का, वहां पे ग्लेशियर्स यानी जो हिम होते हैं वो इकट्ठा होते हैं गड्ढे नुमा आकृति में। तो उससे जो है वहां पे सॉरी काफी गहराई जो हो जाती है। उसके बाद अगर तापमान बढ़ जाता है तो वो जो हिम है वो बर्फ जो है जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद जो है वो झील के रूप में बदल जाता है और उसी को फिर पैटरनास्टर झील बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। हिम सोपान। हिम सोपान में क्लिफ के पास सिरे गहरे होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। यानी इसका जो बेस होता है, जो आधार होता है क्लिफ के नीचे का हिस्सा, वो काफी गहरा होता है। उसमें या तो जल होगा या जल का जो ठोस रूप है बर्फ के रूप में वो वहां पे होगा। हिम के पिघल जाने पर इन गर्तों में जल एकत्र हो जाता है तथा छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है। इन झीलों को पैटरनास्टर झील बोलते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सेम वही चीजें हैं कि क्लिफ के आधार पे जो बेस है, नीचे वाला हिस्सा है, वहां पे काफी गहराई होती है। अगर उसमें जो है आपका हिम है, बर्फ जमा है, इकट्ठा है एक बेसिन के रूप में, तो आपका वो हिम सोपान कहलाएगा। और उसका जो आकृति बनती है वो मैंने आपको बताया ही कि सीढ़ी नुमा उसकी आकृति होती है। दूर से देखने पे काफी ये बड़ा दिखता है, क्योंकि ये माउंटेन पर बनता है, छोटे मोटे टीले पर नहीं बनता है कि सामान्य सीढ़ी की तरह दिखे। ये बहुत बड़े माउंटेन पे बनते हैं, इसलिए ये इस तरह से काफी बड़े बड़े आकार इसके दिखते हैं। और अगर वही बर्फ यानी जो आधार पे है वो पिघल जाए तो वो झील का रूप धारण कर लेती है। इसके बाद जो आपका इरोजनल लैंड फॉर्म है वो है फ्योर्ड। फ्योर्ड के बारे में जब मैं आपको सी वाटर के बारे में बता रही थी, उसका जो लैंड फॉर्म बता रही थी, तो उसी क्रम में मैंने आपको फ्योर्ड को बताया था। यहाँ पे उस चीज को एक बार और बता देना है कि जो ग्लेशियर्स द्वारा जो घाटियां बनती हैं, यू आकार की घाटियां, उसमें जब सागर का जल प्रवाहित हो जाता है, उसमें चला जाता है, यानी कि सागरी जल में जब यू आकार की घाटियां डूब जाती हैं तो उसको फ्योर्ड कहते हैं। और जब वो घाटी का संबंध सागरी जल से टूट जाता है और अंदर का जो जल आया हुआ रहता है
तो वो एक बांध के जैसे वो ब्लॉक हो जाता है। तो वो जहाँ वो जो झील बनती है उसके द्वारा उसे पीटमांड झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? पीटमांड झील। पीटमांड झील उसको बोलते हैं। जो ये हिम सोपान के पास बनता है उसे पैटरनॉस्टर झील बोलते हैं, और जो आपका फ्योर्ड के पास बनता है, फ्योर्ड में बनता है, उसे पीटमांड झील आप बोलते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में दिखता कैसे है बनने के बाद। देखिए इस तरह से आप इसमें दिखेगा, सीढ़ी नुमा इसकी आकृति दिखेगी। ये क्लिफ का आधार है, नीचे वाला हिस्सा है, गहरा है, ठीक है। यहाँ पे ये बर्फ है इकट्ठा, अगर यही पिघल जाए तो फिर ये जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और झील की आकृति ग्रहण कर लेगी, झील जैसी ये दिखने लगेगी। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप ये देख रहे हैं इसे बोलते हैं हिम सोपान। और अगर ये यहाँ पे आधार पे जल के रूप में परिवर्तित हो जाए तो इसको बोलते हैं पैटरनॉस्टर झील, जैसा कि आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। अब एक्चुअल में जो वर्ल्ड में कुछ इस तरह के लैंडफॉर्म बनते हैं उसको देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको ग्लेशियर्स दिखेंगे, बर्फ दिखेंगे और कुछ चट्टानें दिखेंगी। इसमें आप यहाँ पे देखें, एक स्टेप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। आप स्टेप बाय स्टेप इसको देख सकते हैं, नजदीक से लिया हुआ है इसलिए ये बहुत क्लियर नहीं हुई, लेकिन दूर से देखने पे ये सीढ़ी नुमा आकृति आपको दिखेगी। आगे चलते हैं। सॉरी, इसमें देखिए वो जिस झील के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, पैटरनॉस्टर झील के बारे में, वो झील देखिए यहाँ पे है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको ये झील दिखेगी, इसको बोलते हैं पैटरनॉस्टर झील। आगे देखते हैं, और ये है फ्योर्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्योर्ड होता क्या है, ये है इस तरह से ये बनता है। जब सागरी जल इसमें प्रवाहित हो जाता है तो सागरी जल में ये डूब जाता है, और अगर सागरी जल से इसका संबंध टूट जाता है तो फिर ये ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक होने के बाद क्या होगा? ब्लॉक होने के बाद ये एक झील की आकृति धारण कर लेगा और इसे पीटमांड झील भी बोलते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनता है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमको पता है कि जो बर्फ होते हैं एक सीमा तक वो बर्फ के रूप में होते हैं, फिर जब उससे बॉर्डर से एक काल्पनिक सीमा होती है, उससे जब वो नीचे आते हैं तो तापमान बढ़ने लगता है। तापमान बढ़ने लगता है तो जाहिर सी बात है जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाएंगे, और चूंकि वो जब ठोस रूप में जल होता है तो वो अपने साथ जो मलबा होता है उसको भी संगठित किए होता है। लेकिन जब वो बर्फ जो है जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तरल रूप में हो जाएगा, तो क्या होगा? जो मलबा है, जो धूल मिट्टी बालू के कण हैं, जो भी उसके साथ बर्फ के साथ आए हुए हैं ग्लेशियर्स के साथ, वो यहाँ वहां उसका निक्षेप होने लगेगा। कहीं पे जो हिम नदी है वो अपने सामने करेगी, या फिर बीच में करेगी, या फिर किनारे पे करेगी। तो इस तरह से वो डिपॉजिट करती रहती है। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला लैंडफॉर्म बनता है वो है हिमोर यानी मोरेन। इसमें क्या होता है कि कई जैसे आपके कई माउंटेन है, उसमें छोटी बड़ी घाटियां होती है, तो चारों तरफ से जब हिम नदियां जो है या ग्लेशियर्स आते हैं तो वो जब एक हिम रेखा के जो एक काल्पनिक रेखा होती है उसके ऊपर जो है बर्फ के रूप में होता है जल, और उसके नीचे आता है तो तापमान बढ़ने से वो पिघलने लगता है, नीचे वाले हिस्से में आता है।
तो कई घाटियों से जब जहाँ पे बर्फ आपकी ग्लेशियर्स इकट्ठा होके मिलते हैं, उसके आगे जब बढ़ते हैं तो वो पिघलने लगते हैं, और वहां पे होता क्या है कि यहाँ वहां वो अपने मलबा का निक्षेप करने लगते हैं। तो जो हिमोड़ होता है यानी जो मोरेन होता है, वो चार तरह से अपना मलबा का निक्षेप करता है। कैसे? एक अंतिम हिमोड़ होता है जो अपने सबसे आगे वाले हिस्से में करता है, एक पार्श्विक हिमोड़ होता है जो सबसे पीछे वाले हिस्से में करता है, एक मध्यस्थ होता है जो बीच वाले में करता है, एक तलस्थ होता है जो कि ऊपर वाला जो हिस्सा है वहां पे मलबा का निक्षेप करता है। तो ये इसके मुख्यतः चार रूप हो गए। चार रूपों में ये निक्षेप करता है। इस तरह से इसकी आकृति हो सकती है। ये मध्यस्थ हो गया, ये अंतिम हिमोड़ हो गया, ये किनारे वाला जो है, ये पार्श्विक हिमोड़ हो गया, पीछे का हिस्सा है, और ये मध्यस्थ हिमोड़ है, और ये हो गया आपका तलस्थ हिमोड़। ये यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया है। तो अभी हम इसको आपको जब ये दिखाएंगे, अभी हो सकता है आपको ये चीजें समझ में न आए, लेकिन अभी जब हम आपको फिगर में और इमेज में दिखाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जब हिम नदियां पर्वतों से खिसक कर हिम रेखा से नीचे उतरती हैं और अपने साथ बहा कर लाए गए अवसाद का निक्षेप कर देती हैं। ये निक्षेप कई रूपों में होता है। किन रूपों में होता है? चार रूपों में होता है। मैंने मुख्यतः आपको बता दिया। अंतिम हिमोड़, पार्श्विक हिमोड़, मध्यस्थ हिमोड़ और तलस्थ हिमोड़। मैं बोल रही हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये चार रूपों में होता है। इसे क्या बोलते हैं? हिमोड़ या मोरेन बोलते हैं। अब चलिए इसको देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। इस तरह से ये आपको फिगर में ये बना के दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे ये घाटियां हैं छोटी छोटी, ये आके इस हिस्से में, ये जो मेन घाटी है इसमें ये मिल जाता है। तो यहाँ पे कहीं आगे वाले हिस्से में ये निक्षेप होगा, डिपॉजिट होगा मलबा का, कहीं पे ये मध्य में होगा, कहीं पे इस वाले पीछे वाले हिस्से में होगा। तो इस तरह से यहाँ वहां वो अपना जो मलबा है उसका निक्षेप करती हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो बनते हैं वर्ल्ड में मोरेन किस तरह से होते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे बर्फ आपको समाप्त हुई आगे वाले हिस्से में दिखेगी, और ये आकृति आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बांध बना हुआ है। ग्लेशियर्स के द्वारा जो मलबा का निक्षेप किया गया है, या बांध जैसी आकृति आपको दिख रही है, ये आगे वाला हिस्सा है इसके, ठीक है। और ये पीछे जो है ये घाटी है, यहाँ पे कुछ आपको जल दिखेगा, झील नुमा आकृति दिखेगी। तो जब बर्फ समाप्त हो जाता है तो इस तरह से ये बना हुआ आपको दिखेगा। आगे चलते हैं। इसमें आप बकायदे देख सकते हैं कि यहाँ से इस तरह से ग्लेशियर आ रहे हैं, इस घाटी से आ रहे हैं, इस तरफ से आ रहे हैं, और ये मेन घाटी है, इसमें यहाँ आके ये मिल रहे हैं। तो देखिए ये किनारे वाले हैं, यहाँ पे मलबा का कुछ निक्षेप हो रहा है, कुछ यहाँ पे बीच में हो रहा है, कुछ आगे वाले हिस्से में हो रहा है, कुछ किनारे वाले हिस्से में हो रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही जो होता है, जो आगे वाला हिस्सा है अंतिम हिमोड़ होता है, पार्श्विक पीछे वाला, मध्यस्थ बीच वाला, और जो तलस्थ होता है वो तली वाला यानी ऊपरी हिस्से वाला होता है। तो इस तरह से ये मोरेन बनते हैं। और ग्लेशियर्स में जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जितने भी होते हैं, उसमें जो मोरेन होता है यानी जो हिमोड़ लैंडफॉर्म होता है, स्थलाकृति होती है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। जिस तरह से आपकी इरोजनल लैंडफॉर्म में मैंने पहले भी बताया था कि सर्क जो है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म है, उसी तरह जो आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है उसमें ये हिमोड़ यानी कि जो मोरेन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। इसके बाद इसी क्रम में ड्रमलिन बनता है। इसकी आकृति जो है
ये मलवा के का जो आगे वाला हिस्सा है, यानी हिमोड का जो आगे वाला हिस्सा है, वहां पे जब मलवा का निक्षेप इस आकृति में होता है, जैसे आप टोकरी को उल्टा रख दीजिए, नाव को उल्टा रख दीजिए, या फिर अंडे का आधा हिस्सा जो है उल्टा करके रख दीजिए, उस तरह की आकृति बनती है, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रमलीन बोलते हैं। इसको देख लेते हैं। हिमोड द्वारा निर्मित विशिष्ट प्रकार की सीधी गोल टीलों वाली पहाड़ियां होती हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि उल्टी नाव की तरह ये दिखता है, या फिर गोल अंडे की आकृति, उसको मध्य भाग से काट दीजिए, काट के उसको उल्टे साइड में रखिए, तो फिर जिस तरह की आकृति दिखेगी वैसा ही ड्रमलीन की आकृति वहां पे दिखती है। अब देख लेते हैं इसको कि ये किस तरह से दिखता है। ये देख सकते हैं आप, इसमें उल्टी नाव की आकृति आपको दिखेगी यहाँ पे बनी हुई। इसमें ग्लेशियर समाप्त हो चुके हैं, और ग्लेशियर्स के द्वारा, यानी कि बर्फ के द्वारा, हिमखंड के द्वारा जो भी मलबा लाया जाता है, उनका निक्षेप जब किया जाता है मोरेन के आगे, यानी हिमोड के आगे वाले हिस्से में, तो इस तरह की आकृति बनती है। उसे क्या बोलते हैं? ड्रमलीन बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक्चुअल में जिस तरह से बनते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कई सालों में बना हुआ है। देखने से ये लगता है क्योंकि आगे वाला हिस्सा ये समाप्त हो चुका है। यहाँ पे किनारे का आप देख सकते हैं, हिम का दूर दूर तक नाम निशान नहीं है। तो ये क्या है कि ये ग्लेशियर्स के द्वारा ही बने हैं, लेकिन देखने में ये लगता नहीं है कि ग्लेशियर्स के द्वारा बने हैं, लेकिन है ये ड्रमलीन ही। इस तरह से ये बनते हैं और ये दिखते हैं। आगे चलते हैं। अगला है एस्कर। इसमें क्या होता है, जैसे आप लंबी सड़क ले लीजिए या फिर कोई बहुत बड़ा बांध ले लीजिए, और जैसी आकृति होती है सेम वैसा ही होता है। तो इसमें जो है, जो मलबा का निक्षेप होता है, एक लंबे बांध की तरह कई किलोमीटर दूर या कई फीट जो है ये लंबा होता है, उसका निक्षेप होता है। और इसमें जो है यातायात की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। इस पे सड़क, पुल वगैरह बनाए जा सकते हैं। काफी ज्यादा इस पे निक्षेप होता है। एस्कर हिम के पिघलने से प्राप्त जल धाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित लंबे सकरे कटक किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। बस इसको एक लंबे बांध की तरह आप इसको समझ सकते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे तो वो समझ में आपको आ जाएगा। और यातायात की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पे सड़कें वगैरह भी बनाई जाती हैं। इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं, ये बना हुआ है। इसमें देख रहे हैं कि सड़क बनी हुई है, लोग आने जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इस तरह से ये मलबा का ग्लेशियर्स के द्वारा, हिम के द्वारा जब मलबा का निक्षेप हो जाता है तो इस तरह से ये बनता है। इसको बोलते हैं एस्कर। इस तरह से यहाँ भी वही चीज है, किनारे पे आपको कहीं कहीं झीलें मिलेंगी, और कहीं पे जो पुराने हो जाते हैं, काफी कई सालों के का निक्षेप वहां होता है, वहां पे झीलें नहीं होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये एस्कर नहीं है, ये नदी है। नदी जैसी आकृति आपको दिख रही होगी। ये है आपका ये वाला हिस्सा यहाँ पे। आगे चलते हैं। इसके बाद है केम। केम क्या होता है कि आगे वाले हिस्से में, यानी जो मोरेन है उसके आगे वाले हिस्से में जो टीले जैसी आकृति होती है। ड्रमलीन में क्या होता था कि उल्टे नाव जैसी आकृति, नाव क्या है उसकी थोड़ी लंबाई भी होती है, लेकिन यहाँ पे
टीले जैसी आकृति, बहुत छोटे छोटे टीले होते हैं, उसको बोलते हैं केम, जो मलबा का निक्षेप होता है। इसको देख लेते हैं। हिमनद के अग्रभाग में हिम के पिघलने से कुछ मलबा का निक्षेप ढेर के रूप में या टीले के रूप में होता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि ये होता कैसा है। इस तरह से आपको ये दिखेगा, टीले जैसी ये आकृति आपको दिखेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं केम, सॉरी। इसके बाद है केटिल और हमक। केटिल क्या होता है कि जब मलबा का निक्षेप होता है या फिर बर्फ जब पिघल जाती है तो वो एक बड़े गर्त के रूप में, छोटे बड़े गड्ढे के रूप में दिखने लगती है। तो एक तरह से केटिल जो होता है वो गर्त होता है, और सॉरी, जो केटिल होता है वो गर्त के रूप में होता है, और जो हमक होता है वो केटिल के मध्य में जो उठा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, हमक बोलते हैं। वही चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। देख लेते हैं क्या होता है केटिल। केम के विपरीत केटिल गर्त होते हैं। हिम के बड़े बड़े टुकड़ों के पिघल जाने पर केटिल का निर्माण होता है। ठीक है, हमक, केटिल के मध्य में कई छोटे छोटे टीले होते हैं जिन्हें हमक बोलते हैं। दोनों चीजें आप एक साथ याद कर सकते हैं। जो गहरी जो गर्त नुमा आकृति है वो केटिल कहलाएगी, और गर्त के बीच में, केटिल के बीच में जो उठे हुए भाग होते हैं उनको हमक बोलते हैं। इसमें इस तरह से आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे पिघला हुआ बर्फ है, यानी झील की आकृति आपको दिखेगी यहाँ पे जगह जगह, और बीच में ये देखिए ये उठा हुआ हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे ये बर्फ पिघल चुकी है, यानी कि जल मौजूद है, तब ये आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। इसमें केटिल और हमक आपको दोनों साथ साथ दिखेंगे। ये बीच का देखिए, ये जो हिस्सा है इसको हमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हमक बोलते हैं। इसमें आपको दोनों लैंडफॉर्म एक साथ दिखेंगे। अब हम आपको जहां पे जल की मौजूदगी नहीं होती है वहां पे जो आपके हमक होते हैं इस तरह से आपको दिखेंगे। जैसे टोकरी को आप उल्टा रख दीजिए, कि कोई टोकरी है छोटे या बड़े साइज की, जब आप उसको उल्टा रख देंगे तो इस तरह से वो दिखेगा, इस तरह से। ये आकृति हो गई हमक की। आगे चलते हैं। हिमनद अवक्षेप। इसमें क्या होता है कि जो मोरेन होता है, यानी जो हिमोड होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जब हिम रेखा से, काल्पनिक हिम रेखा से जब ग्लेशियर्स नीचे की तरफ आते हैं तो तापमान बढ़ने पे वो पिघलना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद वो जल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब वो जल के रूप में होते हैं तो वो अपने साथ, उनके साथ जो भी मलबा होता है वो आगे वाले हिस्से में, जैसा कि मैंने आपको जब मोरेन मैं बता रही तो उसमें आपको इमेज में मैंने दिखाया था कि आगे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा बांध जैसा आकृति बन गया था, तो वो मलबा का निक्षेप था। और अगर जल जो है उस बांध के ऊपर से प्रवाहित होने लगे तो आगे वाले हिस्से में वहां पे काफी बड़े एरिया में यहाँ वहां जल जो है फैलने लगता है, बिखरने लगता है। तो उसके द्वारा जो आपकी आकृति बनती है उसको अवक्षेप, आउटवाश या हिमनद अवक्षेप बोलते हैं। हिमोड के आगे वाले भाग के सामने निर्मित मैदान जो कि हिम के पिघलने से मलबा के निक्षेप से बनता है उसको आउटवाश प्लेन बोलते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह से ये दिखता है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया ये मोरेन वाला हिस्सा है, हिमोड वाला हिस्सा है, और ये आपका प्लेन है, यानी कि ये यहाँ से जल जो है इसके ऊपर से, इस बांध के ऊपर से
प्रवाहित होने लगा यहाँ वहाँ, तो इससे जो प्लेन बनता है उसको आउटवाश प्लेन बोलते हैं। और इसमें एक चीज आपको दिमाग में आ रही होगी कि सारी चीजें तो एक ही जैसी, जैसे टीले बनते हैं, या फिर जो ड्रमलीन होता है वो भी टीले जैसा दिखता है, तो नाम अलग अलग हैं, लेकिन ज्यादा इनमें आकृति का डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इनके जो बनने का क्रम होता है, ज्योग्राफी में जितने भी लैंड फॉर्म होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे ये है, जैसे ड्रमलीन है वैसे भी केटी हमक भी दिखता है, लेकिन जो टीले होते हैं उनके जो बनने का प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर लीजिए कि जैसे कि ड्रमलीन वो भी टीले जैसा दिखता है, जो हमक है वो भी टीले जैसा दिखता है, लेकिन बनने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग होता है। तो ये माइंड में लेके कभी मत चलिएगा कि चीजें सेम होती हैं, देखने में सेम है तो वो नाम भी एक होगा, ऐसा नहीं है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि उसका जो बनने का तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। नॉर्मल इंसान जो है ऐसे देख के कह देगा कि हाँ ये टीला है या फिर ये पहाड़ी जैसी आकृति है, लेकिन अगर कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट है वो जानता है, जितने भी लैंड फॉर्म है उनके बारे में उसको अच्छी नॉलेज है, तो वो समझेगा कि ये किस तरह से ये बना है या किसके द्वारा ये बनाया गया है। तो इस तरह से मैंने आपको ग्लेशियर्स के जितने भी इरोजनल लैंड फॉर्म है, जितने भी डिपोजिशनल लैंड फॉर्म है, उसके बारे में बताया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि आप लोग को फिगर, डायग्राम, इमेज के साथ आपको, और जो एक्चुअल में लैंड फॉर्म बनते हैं उसको आपको दिखाएं, उसको उसके द्वारा समझाया जाए, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ ये जो चीजें हैं वो एक्चुअल में है वर्ल्ड में, इन्हें देखा गया है और इस तरीके से ये बनती हैं। तो जियोग्राफी का जो है ये, इसमें मेन चीज यही होती है कि जो रियल फैक्ट होते हैं, जो भौतिक रूप से देखे जा सकते हैं, उसी का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो उम्मीद है आपको ये जो जो लैंड फॉर्म है ग्लेशियर्स के द्वारा जो बनते हैं वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। थैंक यू।